नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं मनी गुरु का एक और खास सेगमेंट। और आज हम बात करेंगे टैक्स प्रूफ इन्वेस्टमेंट की, जहां पर कि आप पैसा लगाकर टैक्स भी बचा सकते हैं और निवेश करके अपना जो रिटर्न है वो भी बढ़ा सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सब टैक्स सेविंग तो करते हैं, पर क्या टैक्स सेविंग के नाम पे हम अपने पैसों को बढ़ने से रोक रहे हैं? ये साल का वो वक्त है जब हम सब अपनी टैक्स के बारे में सोचते रहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, पीपीएफ, एलआईसी या एफडी। टैक्स सेविंग के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन रिटर्न्स कितने मिलेंगे? लॉक इन ज्यादा तो नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? और आज इस खास सेगमेंट में हमने कुछ दर्शकों से भी बात करने की कोशिश की है, टैक्स सेविंग के तरीके उनके समझने की कोशिश की है और उनसे बात करके ये जानने की कोशिश की कि वो टैक्स बचाने के लिए कहाँ निवेश करते हैं और क्या उन्हें उतना रिटर्न मिल पा रहा है जितने की उन्हें उम्मीद है। तो इसी मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर्स गए फील्ड पर और उन्होंने कुछ दर्शकों से बात करने की कोशिश की। जो पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं इस वक्त लाइव, वो है मुंबई से प्रार्थना। चलिए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है और कहां पर वो निवेश कर रही हैं। मेरा नाम प्रार्थना है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। आप टैक्स सेविंग के लिए क्या करती हैं प्रार्थना? मैंने अभी तक अपने पैसे इंश्योरेंस में डाले हैं। एंडोमेंट प्लान के लिए मैंने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो प्रार्थना टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस में निवेश करती हैं। इंश्योरेंस के जरिए टैक्स बचाना तो सही है, लेकिन जो रिटर्न्स की अगर हम उम्मीद करें तो वो काफी कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान से रिटर्न की अगर बात करें तो 4% सालाना से भी कम का रिटर्न मिलता है। और निवेश के लिए भी कभी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ लाइफ कवर के लिए काफी जरूरी है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए तो सही है इंश्योरेंस। लेकिन अगर निवेश करना है और अगर उस पर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। सुजीत का भी सवाल सुन लेते हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं। सुजीत बताइए। मेरा नाम सुजीत है और मैं दिल्ली से हूँ और 1.5 लाख तक का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ पीपीएफ में, जो कि मेरे टैक्स सेविंग के लिए मेरे को हेल्प करती है। तो क्या ईएलएसएस मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? जी, सुजीत टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, 1.5 लाख निवेश कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए। और अगर यहाँ पर बात करें तो पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड होता है वो करीब 15 साल तक का लंबा लॉक इन पीरियड होता है। और अगर उसको ईएलएसएस से कंपेयर करें तो मौजूदा दौर में ईएलएसएस में करीब 3 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है। तो यहाँ पर पीपीएफ में निवेश करने का फायदा शायद उतना नहीं मिलेगा सुजीत को, लेकिन इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बेटर है पीपीएफ में निवेश करना और ईएलएसएस से अगर कंपेयर करें तो कितना फायदा उनको यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में अगर बात करें तो पीपीएफ में जो ये निवेश कर रहे हैं उसमें जो रिटर्न है वो ईएलएसएस से आधे से भी कम है। चलिए जान लेते हैं, इस पर चर्चा और आगे करेंगे कि पीपीएफ सही है, इंश्योरेंस सही है या कुछ और भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। हमने दर्शकों से बात करने की कोशिश की और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं कि वो कहाँ पर निवेश कर रहे हैं। जी, मैं दिल्ली से जितेश हूँ और मैंने एफडी में 1.5 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मेरे को 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? जी, अक्सर देखा गया कि टैक्स बचाने के लिए एक एफडी भी एक ऑप्शन है, लेकिन ब्याज पर टैक्स का बोझ भी आता है। एक टाइम के बाद में यहाँ पर भी टैक्स लगता है, वो हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जब से बैंकों ने अपनी ब्याज दरें घटाई हैं तब से और भी काफी सारे एवेन्यूज हैं जो यहाँ पर अट्रैक्टिव हो गए हैं। आप और भी जगह निवेश कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको सेविंग के लिए काफी अच्छा एवेन्यू है, सेफ एवेन्यू है, लेकिन यहाँ पर एज यूजुअल रिटर्न इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि एफडी से बेटर क्या क्या एवेन्यूज हैं आपके निवेश करने के लिए, जहां पर कि आप निवेश भी कर सकते हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपका टैक्स भी कम होगा। चलिए इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, इलाहाबाद से धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र पूछिए। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैंने एनएससी में करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है एटीसी की बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन मैं अभी एलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि मतलब उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए और उसकी क्या क्या बारीकियाँ, थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी मिले। तो धीरेन्द्र ने टैक्स बचाने के लिए एनएससी में निवेश किया हुआ है, 1.5 लाख रुपए ये यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। एक बार से सबका सवाल हम आपको फिर से सुना देते हैं। जो पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी प्रार्थना, उन्होंने एटीसी के तहत एटीसी में टैक्स सेविंग के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो ये जानना चाह रही थी कि अब तक टैक्स बचाने के लिए वो इंश्योरेंस में ही निवेश करी थी, तो वो ये जानना चाह रही थी कि आगे और कौन से एवेन्यूज है, कौन से विकल्प हैं जहां पर कि वो निवेश कर सकती हैं, क्योंकि एज वो
काफ़ी यंग थी और उनको इतना आइडिया नहीं है कि क्या क्या एवेन्यूज और अवेलेबल हैं टैक्स सेविंग के लिए, जहां पर कि आपको रिटर्न भी और अच्छे मिल सकते हैं। तो ये सवाल था प्रार्थना का इंश्योरेंस के ऊपर। दूसरा जो सवाल था वो था सुजीत का, और उन्होंने पीपीएफ में निवेश किया था। पीपीएफ की अगर बात करें तो एटीसी के तहत 1.5 लाख तक टैक्सेबल इनकम में छूट है, 15 साल तक का लॉक इन पीरियड है, लेकिन क्योंकि लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा है तो यहाँ पर शायद उनका जो मन मुताबिक रिटर्न है वो नहीं मिल रहा होगा, तो उनके लिए वो जानना चाह रहे थे कि क्या ईएलएसएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा सवाल था एनएससी पर, तो लगभग हमने सारे एवेन्यूज पर डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एनएससी पर भी एक सवाल था। एटीसी के तहत धीरेन्द्र जी ने करीब 1.5 लाख टैक्सेबल इनकम में छूट लेने के लिए इन्होंने एनएससी में निवेश किया है, जिसका कि जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का है। वहीं ईएलएसएस से अगर उसको कंपेयर करें तो उसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। तो यहाँ पर ईएलएसएस एक अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है निवेश के लिए। और अगला था एफडी के ऊपर सवाल था जितेश जी का। उन्होंने एफडी में निवेश किया है, जो कि अक्सर जो ट्रेडिशनल निवेशक होते हैं वो अपने पैसे एक सेफ एवेन्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से जो ट्रेंड चल रहा है, बैंकों के ब्याज दरों में काफी ज्यादा कटौती देखने को मिली है और एफडी में निवेश करके इतना कुछ खास रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और यही कंसर्न था जितेश जी का भी। तो ये सारे सवाल थे, एनएससी, पीपीएफ, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये कुछ सवाल हमने लेने की कोशिश की। अलग अलग टैक्स सेविंग एवेन्यूज है जहां पर कि आप निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन एक बार हम आपको चार्ट दिखाना चाहेंगे जिसको कि हमने कंपेयर किया ईएलएसएस के साथ में। अगर 1.5 लाख का निवेश आप करते हैं तो उसमें ईएलएसएस में अगर करें तो 5 साल बाद करीब वो जो रकम होगी वो 4,25,000 के पास हो जाएगी, और जो उसमें रिटर्न मिलेगा वो 23% का मिलेगा। दूसरा अगर देखें पीपीएफ, जहां पर कि एक दर्शक हमारे निवेश कर रहे थे, अगर उनका भी हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि उनको वहां पर कितना फायदा हो रहा है, तो 1.5 लाख अगर आप पीपीएफ में निवेश करेंगे तो वो जो रकम है वो 5 साल बाद 2,26,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन हमने करने की कोशिश की है। पीपीएफ की अगर बात करें तो करीब 8.6% का ब्याज यहाँ पर मिलता है। वही ईएलएसएस से अगर आप कंपेयर करिए तो देखिए 23% का रिटर्न ईएलएसएस में मिलता है। एनएससी की अगर बात करें तो 1.5 लाख अगर वहां निवेश करेंगे एनएससी में तो वहां पर भी 2,22,000 5 साल बाद ये रकम जो होगी वो 2,22,000 हो जाएगी। रिटर्न वहां पर करीब 8.2% का होगा। कुछ और निवेश की अगर बात करें, कुछ और निवेश प्लान पर अगर नजर डाले तो एफडी, एक दर्शक हमारे थे उनका सवाल एफडी पर भी था, जहां पर की ब्याज दरें फिलहाल बहुत कम है, 7.6% का रिटर्न ही आपको मिलेगा, और इंश्योरेंस एंडोमेंट 6% के आसपास का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये कुछ कंपेरिजन हमने करने की कोशिश की और आपको दिखाया कि ईएलएसएस में अगर आप निवेश करते हैं तो एक बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे साथ अब एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे ईएलएसएस के फायदे और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कंपेयर करके बताएंगे कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं, कौन से ऐसे फंड है जो भी काफी अट्रैक्टिव है। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। चलिए, तो कुछ दर्शकों से हमने बात की और उनके टैक्स सेविंग मेथड समझने की कोशिश की, और आज मनी गुरु के इस खास एपिसोड में हम उन सवालों का जवाब देंगे जिसके लिए हमने बुलाया है एक ऐसे एक्सपर्ट को जो हमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जिससे टैक्स सेविंग तो होती ही है, साथ में पैसे भी बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ है नसीर सलीम जो कि फ्लेक्सी कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, और आज इनसे हम जानते हैं कि किस तरह ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हमें कहीं गुना ज्यादा फायदा देते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं नसीर कि इस टैक्स सेविंग सीजन में ईएलएसएस कैसे मदद कर सकता है हमारे दर्शकों को? देखिए पूजा जी, पहली चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जी बिजनेस का कि मेरे को आपने बुलाया जी आपके शो में। देखिए बहुत अहम सवाल आपने उठाया है इस टाइम, क्योंकि वो साल फिर से शुरू हो गया है, वो समय शुरू हो गया है जब हमें ईएलएसएस की डिस्कशंस करनी होती है और एटीसी के अंडर जो खास इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में जिक्र करना होता है और इन्वेस्टमेंट्स का प्रयास शुरू करना होता है। तो देखिए एटीसी के अंदर ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, ईएलएसएस होते हैं, पीपीएफ होता है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और अब 5 साल के एफडीज भी होती हैं, और इंश्योरेंस और एंडाउमेंट प्लान। अगर आप इसको कंपेयर करें इन सब के साथ तो जो बेस्ट रिटर्न अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस का, वो एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का आता है। और मैं वो क्यों बोलूंगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल से उदाहरण लेके मैं बोलूंगा, शुरू से लेके हम तक अगर हमने पास परफॉर्मेंस देखें तो ईएलएसएस की इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है, अगर हम महंगाई भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो महंगाई को एडजस्ट करके रिटर्न एक्सपेक्टेशन आती है,
और जो यील्ड आती है ELSS की वो सबसे हाईएस्ट रहती है इन सबसे कंपेयर करके। तो वो उसका जो अभी करंट रिटर्न जो बन रहा है पूजा जी कुछ 17.1% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बन रही है। और अगर अब मैं दूसरों के बारे में बात करूं जैसे PPF है उसका 2.6% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो जिक्र हम लोगों ने किया वो 1% आता है। और 5 साल की FD क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इनकम जो लास्ट ईयर का होता है उस पर 30% उड़ जाता है आपका कैपिटल इंटरेस्ट इनकम में, टैक्सेशन में, तो उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव 0.7% आ जाता है। तो अगर आप कंपेयर करें इन सब एसेट क्लासेस प्रोडक्ट्स में तो ELSS ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका बहुत अच्छी डिलीवरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन और जो रिटर्न दे रखी है उसने वो 17.1% की रिटर्न आ रही है बिल्कुल लगातार। बिल्कुल। तो ELSS फंड्स तो काफी सारे हैं, एमसीज के पास हैं, तकरीबन सभी ऑफर करते हैं। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मार्केट में सबसे बेहतरीन ELSS फंड कौन सा है जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए अगर मेरे जहन में आए तो बहुत सारे AMCs हैं जिनके म्यूचुअल फंड जिनके ELSS स्कीम्स हैं, मगर मेरा सबसे पहला अगर मैं बोलूंगा तो वो है रिलायंस टैक्स सेवर। रिलायंस एसेट मैनेजमेंट बहुत बड़ी कंपनी है और कई सालों से इनके स्कीम्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हर एक कैटेगरी में, और खास करके क्योंकि हमारी डिस्कशन टैक्स पे है तो रिलायंस टैक्स सेवर मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो रिलायंस टैक्स सेवर की तरफ जाएगा। और उसका क्यों जाएगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसने पिछले 19 अगर आप क्वार्टर को डिवाइड करें, हर एक क्वार्टर को अगर आप देखें तो इसने 20 डिविडेंड्स दिए हैं 19 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का। तो एक तो डिविडेंड्स कंसिस्टेंसी दिखती है इसके परफॉर्मेंस में। दूसरी चीज ये है कि इसका जो एक साल का रिटर्न है अगर आप वो देखें वो कुछ 28.24% रिटर्न आया है, जो सबसे हाईएस्ट है पिछले एक साल का। और जो बेंचमार्क जिससे हम कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क ने कुछ 21% का रिटर्न दिया मगर इसने कुछ 28% का रिटर्न दिया। तो आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है रिलायंस टैक्स सेवर की और हाईएस्ट है अमंगस्ट इट्स पेयर्स। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें, ये तो मैंने 1 साल का आपको बताया, पिछले 5 साल के रिलायंस टैक्स सेवर स्कीम की रिटर्न जो है वो कुछ 23% के हिसाब के आसपास है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से, बेंचमार्क ने कुछ 13.5-14% के हिसाब से दिया है। तो क्लियरली एक 9 से 10% का आउट परफॉर्मेंस रहा है। और मैं बार बार बेंचमार्क इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि हर एक चीज आप कंपेयर करती हैं पूजा जी तो इन्वेस्टर को जरूरी है ये ध्यान में रखना कि जब वो पैसे लगाते हैं तो उसका बेंचमार्क जो है चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो उससे कितना आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो क्लियरली इस उदाहरण से जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस टैक्स सेवर ने कंसिस्टेंटली 1 साल की कैटेगरी में, 3 साल और 5 साल की कैटेगरी में हर बार उसने आउट परफॉर्मेंस करके दी है। जी, तो शानदार प्रदर्शन रहा है रिलायंस टैक्स सेवर का। कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें इसके बारे में? देखिए और भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसको एक उदाहरण एक प्योर मनी वैल्यू से देखें तो अगर अगर हम बैक टेस्टिंग करें इसका डेटा, इसकी परफॉर्मेंस का, रिलायंस टैक्स सेवर में अगर किसी इन्वेस्टर ने 2005 में लगाए हों पैसे तो पिछले 12 साल में 31 अक्टूबर 2017 में अगर उस टाइम उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए होते, आज की डेट में उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू 12 साल में 6.5 लाख रुपए के आसपास की होती। तो ऑब्वियसली इसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसने 6.5 गुना रिटर्न बना के दिया है 12 साल के परफॉर्मेंस में, जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है पूजा जी। और मेरे ओपिनियन में इसलिए रिलायंस टैक्स सेवर सबसे ऊपर है। दूसरी चीज जो इसका बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपए लगाते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 80C के मुताबिक आपको बेनिफिट मिलता है, छूट मिलती है आपकी 1.5 लाख की इनकम की। इसमें लगाने से पैसे इस स्कीम में लगाने से पहले आपके टोटल जो टैक्स बचता है वो 46,350 रुपए के हिसाब से आपकी बचत होती है टैक्स की। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ELSS में मैं बताना चाहूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं इसको दोहराना चाहूंगा, मैंने आपको 1 साल का रिटर्न दिया और 5 साल का रिटर्न दिया, मगर 3 साल की कैटेगरी में भी रिलायंस टैक्स सेवर ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। कुछ 27% कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट की रिटर्न दी है, जिसमें से बेंचमार्क ने फिर कुछ 13-13.5% के हिसाब से दिया है रिटर्न। तो फिर भी 3 साल की कैटेगरी में भी इन्होंने बहुत कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस हर साल
बीट किया है बेंचमार्क को। तो पिछले 1 साल और 3 साल का प्रदर्शन देखें रिलायंस टैक्स सेवर का, तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं, हमें मेल के जरिए भी कुछ सवाल आए हैं निवेशकों के, तो उनके भी सवाल ले लेते हैं। राहुल ने पुणे से हमें मेल किया है और इनका सवाल है केवीपी पर। ये केवीपी में निवेश कर रहे थे लेकिन जो रिटर्न टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन जो रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस मुताबिक इनको रिटर्न वहां से नहीं मिल रहा है, तो ये एलएसएस में निवेश करना चाह रहे हैं। तो केवीपी के सामने नसीर बता सकते हैं कि कितना फायदा मिलेगा अगर ये ईएलएसएस में निवेश करे तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत जरूरी है कि किसान विकास पत्र, जैसे आपने बताया, जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, इन्वेस्टर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। किसान विकास पत्र बहुत पुरानी एक इंस्ट्रूमेंट और स्कीम चली आ रही है और इसमें जो एक प्योर परफॉर्मेंस का अगर आप रिटर्न देखिए, उसके एक्सपेक्टेशन रिटर्न जो है वो 7 से 8% के बीच में ही रहती हैं। और टैक्सेशन एंगल भी कुछ कुछ में आता है। खैर, किसान विकास पत्र में जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न बहुत कम हो जाता है और इसको अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स और खास करके रिलायंस टैक्स सेवर से कंपेयर करें तो आउट परफॉर्मेंस जो है, अगर आप मिनिमम 5 साल भी देखें तो कम से कम मैं बता रहा हूं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 18 से 20% का आउट परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्लियरली जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अब इसको अलाउ कर दिया है म्यूचुअल फंड्स को अप्लाई करने के लिए। एटीसी के अंडर बेनिफिट में सरकार ने हमें वो बेनिफिट दिया है। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि मेरे को रिकमेंडेशन ये उनको देनी है कि आप प्लीज अपना पैसा ईएलएसएस में स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक बहुत ही प्रूडेंट स्कीम है जिसमें आपके पैसे बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेंगे और आपको साथ साथ में टैक्स सेवर का भी बेनिफिट का फायदा मिले। तो राहुल, ये सलाह आपको दे दी गई है। किसान विकास पत्र एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था, उसके सामने ईएलएसएस एक काफी बेहतर ऑप्शन है जिससे कि काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। एक और सवाल ले लेते हैं मेल के जरिए। प्रियंका जी ने हमें मैसेज किया है, मेल किया है गाजियाबाद से, और इनका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ईएलएसएस निवेश में कितना जोखिम हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, ये जानना चाह रही है। काफी वाजिब सवाल भी है इनका। नसीर, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको, क्या सलाह देंगे? देखिए पूजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रोग्राम का है और मैं खुश हूं कि ये सवाल एक इन्वेस्टर ने पूछा है आपसे। देखिए, इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें नुकसान और प्रॉफिट, मुनाफा आता रहता है और जाता भी रहता है। तो जितना पैसा आपने कमाया आप उसको खो भी सकते हैं। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2 चीजें हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक डाइवर्सिफाई हो जाता है, पहली चीज, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक में या एक पर्टिकुलर इक्विटी में स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, वो लगाते हैं बास्केट में। 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स होते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग हर बार हम इन्वेस्टर्स को जब बात करते हैं, मिलते हैं, हम हर बार ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जो आपको डाइवर्सिफाई करके रिटर्न्स बना के देता है। तो मेरा कहना यह है कि एक तो जब डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है तो उससे ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाती है। दूसरी चीज जो एक बहुत अहम डिस्कशन में हम हर प्लेटफॉर्म में करते हैं वो ये है कि अगर आपका होराइजन, टाइम होराइजन पूजा जी, अगर लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में रिटर्न्स जो नेगेटिव होने के चांसेस हैं, चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग जिक्र करते हैं, वो कम हो जाती है। हमारे पास एक डेटा है जिसमें अगर आप देखें हर 3 साल का हमने उसको बैक टेस्टिंग करा और उसमें ये निकल के आई इंफॉर्मेशन कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में करी हैं बाय एंड लार्ज और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करी हैं तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा नेगेटिव नहीं होगा। फिर भी प्रोबेबिलिटी रहती है 2% की। तो वो रिस्क जो है थोड़ा रहता है, मगर जितना आप लंबे समय के लिए लगाएंगे पैसा उसी हिसाब से वो रिस्क कम होके ना के बराबर हो जाएगा। तो मेरा यही उनसे जी। चलिए नासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जितने भी सवाल थे हमारे दर्शकों के, उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।